कंफर्म करिए प्लीज। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर? ग्रेट। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे करते हैं, और मैंने आपको इंटरफेस के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन अचीव करने का तरीका भी बता दिया था, जिसमें हमने कंप्यूटर ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आज लेते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। गुड। तो ये पहुंचे आप अपने STS एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, यहां से ये कोड है हमारा जो काम नहीं कर रहा था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हम यहां से डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और हमने प्रोग्रामर के अंदर लैपटॉप की करी हुई है टाइट कपलिंग। यानी प्रोग्रामर हर हाल में लैपटॉप ही यूज करेगा। मैं चाहता हूं प्रोग्रामर चाहे तो लैपटॉप और चाहे तो डेस्कटॉप यूज करे। तो अपन ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा था कि हमें सबसे पहले बीन्स में जाकर डिक्लेयर करना चाहिए एक जावा इंटरफेस। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर इंटरफेस। अब अगर कंप्यूटर इंटरफेस को मैं पेरेंट बना दूं डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों का, पेरेंट बनाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स फॉलोड बाय कंप्यूटर। ओके, और यहां भी मुझे कहना पड़ेगा लैपटॉप में भी इंप्लीमेंट्स फॉलोड बाय कंप्यूटर। ठीक है, तो लैपटॉप ने भी और डेस्कटॉप ने भी कंप्यूटर इंटरफेस को कर लिया इंप्लीमेंट्स। ठीक है, द मोमेंट यू राइट दिस, कंप्यूटर इन दोनों का एक तरह से बन जाएगा सुपर या पेरेंट इंटरफेस। और अगर कंप्यूटर इनका सुपर या पेरेंट इंटरफेस है, तो हम प्रोग्रामर में जाकर रादर देन क्रिएटिंग अ लैपटॉप और डेस्कटॉप रेफरेंस, किसका रेफरेंस बनाएंगे? जल्दी फटाफट किसका रेफरेंस बनाएंगे? वेरी गुड, कंप्यूटर का रेफरेंस बनाएंगे। और रिस्पॉन्स मुझे सभी से चाहिए। एवरीवन प्लीज बी रेस्पॉन्सिव। आप चुप बैठे रहेंगे तो मुझे समझ ही नहीं आएगा आप कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हम कंप्यूटर का रेफरेंस बनाएंगे। प्रोग्रामर का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी पैरामीटर में रिसीव करेगा कंप्यूटर का रेफरेंस। लेट्स कॉल इट कॉम। और अंदर आप लिख देंगे दिस डॉट कॉम इज इक्वल्स टू कॉम। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो कॉम्प है ये किसको रेफर कर रहा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप? नहीं मालूम किसको रेफर कर रहा है। ये डिसीजन लिया जाएगा एट रन टाइम, जब हम ड्राइवर क्लास के अंदर जाकर, बिल्कुल सही करण, ये रन टाइम पे पता चलेगा। और ये डिसीजन लिया जाएगा तब जब हम ड्राइवर में जाकर यहां से ऑब्जेक्ट पास करेंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप का। एम आई राइट? डेफिनेटली। ठीक है, तो अब मैंने अगर यहां से DP1 पास करा, तो आप देख पा रहे होंगे एक प्रोग्रामर यूज कर रहा है लैपटॉप, दूसरा प्रोग्रामर यूज कर रहा होगा डेस्कटॉप। लेकिन कोड में अभी भी एरर आ रही है। कैन यू प्लीज टेल मी क्यों आ रही है? देखिए रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है प्रोग्रामर डॉट जावा पे। क्यों आ रही है? उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि आप कॉम से स्टार्ट कॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कॉल कर पा रहे हैं अपन कॉम से स्टार्ट? जल्दी, जावा के बेसिक्स हैं ये, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं कॉल कर पा रहे हैं अपन कॉम से स्टार्ट? तो जवाब है इसलिए कॉल नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि जावा कहती है पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के बाद मेथड्स वही कॉल कर पाएगा जो पेरेंट से चाइल्ड में क्या हुए हैं, जो पेरेंट से चाइल्ड में इनहेरिट हुए हैं। आप मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर में आपने कोई मेथड बनाया है जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में इनहेरिट हो? नहीं बनाया है। इसका मतलब हम लोगों को ये जो मेथड स्टार्ट है, क्या ये कंप्यूटर में भी बनाना पड़ेगा? वेरी गुड। मिनिमम डिक्लेरेशन दीजिए क्या होगा? स्टार्ट का मिनिमम डिक्लेरेशन दीजिए क्या होगा? मिनिमम क्या लाइनें लिखनी पड़ेंगी मुझे स्टार्ट के लिए, ये मानते हुए कि कंप्यूटर एक इंटरफेस है? मिनिमम क्या लिखना पड़ेगा? फटाफट अपना अपना आंसर टाइप करिए। नहीं, मैं मिनिमम पूछ रहा हूं। अरे अरे, ये तो आपने बॉडी लिख दी। करण, बॉडी थोड़ी मांग रहा हूं मैं। और डिफॉल्ट क्यों बनाएंगे करण अपन? डिफॉल्ट क्यों बनाएंगे? ये मेथड तो ओवरराइड हो ही रहा है ना। तो जगमीत, मिनिमम डिक्लेरेशन क्या होगा वही मैं पूछ रहा हूं। व्हाट इज द मिनिमम लाइन आई एम गोइंग टू राइट इन कंप्यूटर? तो जवाब होगा मिनिमम, मुझे बस नहीं पब्लिक भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मिनिमम पूछ रहा हूं। मिनिमम मुझे कहना पड़ेगा बूलियन स्टार्ट। क्या इंटरफेस का हर मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है? हाँ होता है। क्या इंटरफेस का हर मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होता है? हाँ होता है। इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है जावा को कि इसको पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मानना है। जावा अपने आप इसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस नॉन नॉन एक्सेस मॉडिफायर लगाकर डिक्लेयर कर देगी। है ना? मैंने भले इसको पब्लिक नहीं करा है, जावा इसको पब्लिक भी करेगी। मैंने भले इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा है, जावा एब्स्ट्रैक्ट भी करेगी। इसलिए मैंने कहा मिनिमम मुझे क्या लिखना है, मिनिमम मुझे बस इतना लिखना है। बस ये एक चेंज करिए, प्रोग्रामर में आइए, सेव करिए, एरर विड्रॉ हो जानी चाहिए। अब जावा बिल्कुल वैलिड तरीके से कॉम डॉट स्टार्ट कॉल करेगी। ये डिपेंड करेगा कि कॉम लैपटॉप से कनेक्टेड है कि डेस्कटॉप से। जिससे कनेक्टेड है उसका ऑब्जेक्ट या उसका मेथड हो जाएगा एग्जीक्यूट। आप करिए रन और देखिए डीआई की पावर। कोड रन हुआ। अगर आप नोटिस करें तो पहले लैपटॉप क्रिएट हुआ, आपका लैपटॉप स्टार्ट हुआ, प्रोग्रामर ने लैपटॉप यूज करके कोड लिखा। दूसरे प्रोग्रामर के लिए डेस्कटॉप क्रिएट हुआ, डेस्कटॉप स्टार्ट हुआ और आपके प्रोग्रामर ने डेस्कटॉप यूज करके कोड लिखा। लैपटॉप डेल का था, रैम 8 GB की थी। डेस्कटॉप लेनोवो का था, रैम थी 16 GB की। ऑल गुड, ऑल क्लियर। बढ़ा जाए यहां से आगे। गुड। अब जो 3 दिन से आप स्प्रिंग में चीजें पढ़ रहे हैं, अब टाइम है छोटा सा आपका एक टेस्ट लिया जाए। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद डन लिख दीजिएगा। मेरे साथ करवाइए इसको इंप्लीमेंट। पढ़ लीजिए पहले, अगर क्लियर है तो क्लियर या डन लिख दीजिए, डाउट है तो डाउट लिख दीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन डिस्कस करते हैं इसका कोड। डेफिनेटली, डेफिनेटली जगमीत। अगर ऐसा है तो फिर आप डिपेंडेंसी मत करिए। ओके। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप के पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कंप्यूटर से कॉल नहीं हो पाएंगे, तो कंप्यूटर के रेफरेंस को लैपटॉप के रेफरेंस में कॉपी कर लीजिए डाउनकास्ट करते हुए, और फिर आप लैपटॉप वाले मेथड कॉल कर पाएंगे। कंप्यूटर के रेफरेंस को लैपटॉप के रेफरेंस में डाउनकास्ट कर लीजिए और फिर लैपटॉप के मेथड्स कॉल कर पाएंगे आप, अगर ऐसा है तो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपका डाउट सही समझ रहा हूं, तो आप मुझे बोल रहे हो कि सर सपोज करिए मेरी लैपटॉप क्लास के अंदर एक स्टार्ट मेथड है जो कंप्यूटर से इनहेरिट हुआ है, और सर एक वाईफाई मेथड है जो लैपटॉप का अपना मेथड है। मैं वाईफाई को कॉल कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो रेफरेंस कॉम का है। इज दिस योर डाउट? है ना? मैंने कहा अगर आपको लगता है कि आपको वाईफाई कॉल करना है, तो आप इस कॉम्प रेफरेंस को लैपटॉप में कॉपी कर लीजिए, लैपटॉप रेफरेंस में डाउनकास्ट कर लीजिए इसकी। वो कैसे करेंगे? उसके लिए लिख दीजिए लैपटॉप एलपी इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर लैपटॉप फॉलोड बाय कॉम। जब आप ऐसा लिखेंगे तो जावा आपको कॉम्प रेफरेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एलपी में स्टोर करने देगी। आप मुझे बताइए जगमीत, एलपी किसका रेफरेंस है?
तो अगर एलपी लैपटॉप का रेफरेंस है तो क्या एलपी से वाईफाई चल जाएगा? अगर एलपी लैपटॉप का रेफरेंस है तो क्या एलपी से वाईफाई चल जाएगा? जगमीत भाई, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे अपन बातचीत करेंगे तो 2 साल कोर्स नहीं खत्म होगा। अनम्यूट करो। अनम्यूट तो करो। हेलो। हाँ जी, बताएं। एलपी डॉट वाईफाई बोलने से क्या अब ये वाईफाई चल जाएगा? सर बट रेफरेंस तो कॉम का है ना। कहाँ कॉम का? ऑब्जेक्ट मतलब। एलपी में रिसीव कर लिया है ना। कॉम तो पेरेंट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट थोड़ी कॉम का है। रेफरेंस कॉम का है ना। ये समझ लो। देखो सुनो, अगर मैं जावा में ये कहता हूं फ्रूट एफ इज इक्वल्स टू न्यू मैंगो, ये वैलिड स्टेटमेंट है मीन यस और नो? यस सर। यस। इमेजिन करो ये जो मेरी फ्रूट क्लास है, इस फ्रूट क्लास के अंदर एक टेस्ट नाम का मेथड है। इमेजिन करो मैंगो ने टेस्ट को ओवरराइड करा हुआ है, तो क्या एफ डॉट टेस्ट वैलिड है? यस सर। बिल्कुल सही। कौन सा टेस्ट चलेगा, मैंगो का कि फ्रूट का? मैंगो वाला। मैंगो। मैंगो। आप सपोज करो मैंगो में टेस्ट के साथ साथ एक कलर नाम का मेथड भी है जो फ्रूट में नहीं है। अगर मैं कहूंगा एफ डॉट कलर, तो ये सिंटेक्स एरर है। यस सर। तुम चाहते हो कि ये एफ डॉट कलर एग्जीक्यूट हो जाए, इज दैट व्हाट यू वांट? तो यस। तुम इस एफ को टाइप कास्ट कर लो मैंगो में, और उसके लिए तुम्हें कहना पड़ेगा मैंगो एम इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट एफ नहीं लिख पाओगे क्योंकि जावा में पेरेंट चाइल्ड में बिना एक्सप्लिसिट कास्ट के नहीं जाता। तो तुमको कहना पड़ेगा मैंगो एम इक्वल टू मैंगो ऑफ एफ। जावा रन टाइम पे चेक करेगी कि तुम्हारा जो एफ है वो किसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। बताइए जगमीत, आपका एफ रेफरेंस किसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? मैंगो कोई। तो क्या ये एम इस मैंगो को पॉइंट कर पाएगा? सर अल्टीमेटली उसको उसका ही क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। मिल गया। उसके बाद आप एम डॉट कलर कह दीजिए। ठीक है बट सर बस ये डाउट था कि मतलब ये जो आपने पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो आपने मैंगो में कॉपी कर दिया फोर्सफुली। हम्म। सो ये अलाउड होता है? बिल्कुल, लेकिन ये कब अलाउड होता है? इसके पीछे भी एक शर्त है कि जब ये पॉइंट मैंगो को ही कर रहा हो। अगर मैंगो की जगह ये एप्पल को पॉइंट कर रहा होता और तुम ये करते, तो जावा दे देती क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये तभी वैलिड है जब आपका पेरेंट रेफरेंस उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें आप डाउनकास्ट कर रहे हो। हम्म, ठीक है सर। गॉट इट। ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, बाकी लोगों को क्लियर हुआ डिस्कशन? आगे बढ़ूं, अब अपने टॉपिक पे आ जाएं। हाँ जी, तो मेरा आपसे डिस्कशन ये हो रहा था कि मुझे अपने इस कोड के अंदर ये बाइक, कार और बस, स्टूडेंट को इनमें से कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करके कॉलेज जाना है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें लूज कपलिंग ना करूं तो फिर इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैं स्टूडेंट के अंदर या तो बस का या बाइक का या कार का रेफरेंस बनाऊं। अगर मैंने स्टूडेंट के अंदर मान लीजिए बाइक का रेफरेंस बनाया और किसी दिन बाइक खराब है, तो स्टूडेंट बस से जा पाएगा? मेरे एग्जाम्पल में नहीं जा पाएगा क्योंकि मैंने टाइट कपलिंग कर दी होगी। राइट। अब मुझे क्या करना चाहिए इस कोड को बनाने के लिए? मुझे सबसे पहले एक इंटरफेस बना देना चाहिए जिसका नाम रख देना चाहिए व्हीकल, है ना। इस व्हीकल के अंदर अपन एक मेथड बना देते हैं ट्रैवल। क्या व्हीकल में ट्रैवल एब्स्ट्रैक्ट होगा? होगा ना। इस व्हीकल को इनहेरिट करवा देते हैं अपन बस में। क्या बस इज अ व्हीकल कहना सही है? बिल्कुल सही है। इसी व्हीकल को इनहेरिट करवा देते हैं अपन बाइक में, और इसी व्हीकल को इनहेरिट करवा देते हैं अपन कार में। तीनों क्लासेस अपने अपने तरीके से ट्रैवल को क्या करेंगी? तीनों क्लासेस अपने अपने तरीके से ट्रैवल को क्या करेंगी? वेरी गुड। तीनों क्लासेस अपने अपने तरीके से ट्रैवल को ओवरराइड करेंगी। राइट। बस का ट्रैवल बस के हिसाब से होगा, बाइक का ट्रैवल बाइक के हिसाब से होगा,
और कार का ट्रैवल कार के हिसाब से होगा। ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट क्लास की। तो जब हम स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, उसमें ना बस का रेफरेंस बनाएंगे, ना बाइक का, ना कार का। रेफरेंस किसका बनाएंगे? रेफरेंस बनाएंगे व्हीकल का। और व्हीकल का रेफरेंस क्या जरूरत पड़ने पर बस, बाइक, कार किसी को भी पॉइंट कर लेगा? कर लेगा। और पॉइंट करने के साथ क्या ट्रैवल को कॉल भी कर लेगा? कर लेगा। तो क्या स्टूडेंट की व्हीकल पे लूज कपलिंग हो गई? हो गई स्टूडेंट की व्हीकल के साथ। राइट, दैट व्हीकल एट रन टाइम कैन बी एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम, जो भी आप रन टाइम पे करोगे इंजेक्ट। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, इसको अगर अपन इंप्लीमेंट करें, लेट्स क्लोज एवरीथिंग, कॉपी करते हैं डी आई, दिस विल बी आर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में आइए, शुरुआत सबसे पहले इंटरफेस से करते हैं। सो इंटरफेस इन दिस केस विल बी व्हीकल। इसके अंदर आपने बनाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड वॉइड ट्रैवल। ठीक। देन इसी व्हीकल में आपने बनाई इसकी 3 इंप्लीमेंटेशन क्लासेस। पहली इंप्लीमेंटेशन क्लास मैंने बनाई बाय द नेम ऑफ बस। बस ने क्या करा? बस ने इंप्लीमेंट करा व्हीकल को, और अपने तरीके से ट्रांसपोर्ट की करी ओवरराइडिंग, सॉरी ट्रैवल की करी ओवरराइडिंग। सो पब्लिक वॉइड ट्रैवल, और अंदर मैंने कह दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रैवलिंग बाय बस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसी तरह से मैंने एक और इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाई। ये इंप्लीमेंटेशन क्लास बनी मेरी बाइक के नाम से। बाइक ने भी इनहेरिट करा व्हीकल को, इंप्लीमेंट्स व्हीकल, इंप्लीमेंट्स और इसने भी अपनी तरीके से ओवरराइड करा ट्रैवल को। सो पब्लिक वॉइड ट्रैवल, अंदर अंदर हमारा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रैवलिंग बाय बाइक डॉट डॉट डॉट। और ऐसा ही कुछ अपन लोगों ने करा अलोंग विद कार। कार ने भी करा इंप्लीमेंट व्हीकल को। अच्छा, ये इनहेरिटेंस कौन सी हो रही है? एक पेरेंट 3 चाइल्ड, विच इनहेरिटेंस इज दिस? बोलिए, इतना टाइम? ये तो जावा का क्वेश्चन है, स्प्रिंग का थोड़ी है। कौन सी इनहेरिटेंस है ये? वेरी गुड प्रांशु, दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ट्रैवलिंग बाय कार। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों ट्रैवल मेथड प्रॉपर तरीके से ओवरराइड। नाउ अपन बनाते हैं टारगेट क्लास। हमारी टारगेट क्लास है स्टूडेंट। ठीक है, ये रही स्टूडेंट टारगेट क्लास। स्टूडेंट टारगेट क्लास के अंदर अपन डिक्लेयर करते हैं रेफरेंस ऑफ व्हीकल। सो प्राइवेट व्हीकल फी। परफेक्ट। क्लास के अंदर बनाते हैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पब्लिक स्टूडेंट, जो पैरामीटर में व्हीकल का रेफरेंस ले रहा है, और अंदर अपन लोग लिख रहे हैं दिस डॉट वी इक्वल टू वी। ठीक है। और यहां पर स्टूडेंट का एक मेथड है गो टू कॉलेज। ठीक, स्टूडेंट कैसे जा रहा है कॉलेज? स्टूडेंट कॉलेज जा रहा है बाय कॉलिंग वी डॉट ट्रैवल। ठीक है, या मैं लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गोइंग टू कॉलेज। कैसे? वो आपको नीचे वाले मेथड से मिल जाएगा। गॉट इट? वी डॉट ट्रैवल। अब आ जाइए आप इसके ड्राइवर में। ड्राइवर में अपन बना देते हैं यूज स्टूडेंट। ठीक है, आई एम हैविंग 3 स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमारा मेन मेथड स्टूडेंट कार C1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। ये आपका कार का ऑब्जेक्ट बन गया। बस B1 इज इक्वल्स टू न्यू बस, ये बस का ऑब्जेक्ट बन गया। एंड बाइक, लेट्स से BK1 इज इक्वल्स टू न्यू बाइक, ये बन गया आपका बाइक का ऑब्जेक्ट। ये बना आपका पहला स्टूडेंट, स्टूडेंट S1। इसकी
डिपेंडेंसी आपने इंजेक्ट करी विद कार, S1 विल बी ट्रैवलिंग बाय कार, ये आपका दूसरा स्टूडेंट, ये आपका तीसरा स्टूडेंट, सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग बाय बस, थर्ड वन इज ट्रैवलिंग बाय बाइक, BK1, एंड लेट्स कॉल हिम S3। ये हो गए आपके तीनों स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां भी मैंने कह दिया S1 डॉट गो टू कॉलेज, यहां मैंने कह दिया S2 डॉट गो टू कॉलेज, और यहां मैंने कह दिया S3 डॉट गो टू कॉलेज। ठीक है, आउटपुट को थोड़ा और नीट एंड क्लीन रखने के लिए सबके बाद एक एक डाल दिया मैंने प्रिंटर में। ठीक है, कोड को थोड़ा नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं डिलीट करता हूं यूज प्रोग्रामर, आई डोंट नीड दिस क्लास। इधर से भी आई कैन ड्रॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्रोग्रामर क्लासेस, ये भी हट जाएंगे हमारे इस कोड से। ठीक, आप करिए रन। तो एज यू कैन सी, जब पहली बार चलेगा S1 डॉट गो टू कॉलेज, ठीक है, जब पहली बार चलेगा आपका S1 डॉट गो टू कॉलेज, तो जो ट्रैवल मैकेनिज्म आपको मिलेगा वो मिलेगा कार। जब S2 का गो टू कॉलेज चलेगा, ट्रैवल मैकेनिज्म मिलेगा बस, और S3 के लिए मिलेगी बाइक। ये रहा आपके कोड का DI के अनुसार प्रॉपर आउटपुट। आया समझ, क्लियर हुआ? गुड, दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अब आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स मिस ना करे हो, तो DI करने का दूसरा तरीका क्या था? DI करने का दूसरा तरीका था कि आप अपनी क्लास में सेटर मेथड्स बना दें। है ना, आप सबने जावा में गेटर सेटर पढ़े होंगे। सेटर मेथड वही है जो पैरामीटर में एक पर्टिकुलर वैल्यू लेता है और क्लास के किसी इंस्टेंस वेरिएबल को उससे करता है इनिशियलाइज। गॉट इट? तो जावा में आप सेटर से DI भी करवा सकते हैं बाय मेकिंग योर सेटर इन सच अ वे कि ये डिपेंडेंसी एज एन आर्गुमेंट ले और उसे अपने रेफरेंस के अंदर कर दे असाइन। ठीक है, अगर आपको बात समझ आ रही है तो मैं आपका कंप्यूटर वाला कोड वापस ओपन कर रहा हूं। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस कोड, कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप वाला। यहां मैंने यूज करी हुई है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाली अप्रोच। आप मेरे को बताएं, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस अप्रोच इनटू सेटर इंजेक्शन? जल्दी से सबसे पहले बताइए, कंप्यूटर में क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ओके, डेस्कटॉप में क्या चेंज आएगा? डेस्कटॉप में क्या चेंज आएगा? आएगा, rather than creating a constructor, I will now create a setter method। और इस सेटर मेथड का नाम क्या दे दूंगा मैं? जल्दी फटाफट। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा सिर्फ टारगेट क्लास में, है ना, यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका तो कंस्ट्रक्टर जैसा था हम लोग उसको वैसा ही रखेंगे। तो डेस्कटॉप भी आपका सेम रहेगा, नो चेंजेस इन दिस। ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरह से लैपटॉप में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा आपकी प्रोग्रामर क्लास में। जिस प्रोग्रामर क्लास में आप DI करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे थे, इस कंस्ट्रक्टर को किससे रिप्लेस कर देंगे? गुड, सेटर से। क्या नाम होगा हमारे सेटर का एज पर जावा गाइडलाइंस? क्या नाम होगा हमारे सेटर का एज पर जावा गाइडलाइंस? सेट कॉम। इंस्टेंस वेरिएबल का नाम कॉम्प है ना, तो सेट कॉम्प। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेट कॉम्प मेथड। अब जो हमारी ड्राइवर होगी, यानी कि हमारी यूज प्रोग्रामर क्लास, इसमें हम लोग प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट बनाती तो लैपटॉप पास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गौर करिए, अब प्रोग्रामर के पास कंस्ट्रक्टर है। क्या प्रोग्रामर क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है? तो जवाब है हाँ है, लेकिन कौन सा है? नॉन पैरामीटराइज्ड है। तो आप पैरामीटर तो पास कर नहीं पाओगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको अलग से कहना पड़ेगा P1 डॉट सेट कॉम, पैरामीटर में पास होगा LP1, और यहां कहना पड़ेगा आपको, ये हटेगा, और यहां आप बोलोगे P2 डॉट सेट कॉम, पैरामीटर में पास होगा DP1। तो एज यू कैन सी, जो आपका पहला स्टूडेंट, पहला प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर के अंदर आप DI कर रहे हैं बाय कॉलिंग सेट कॉम, पास कर रहे हैं अपन लैपटॉप। जो दूसरा वाला प्रोग्रामर है, उसमें DI कर रहे हैं आप बाय कॉलिंग सेट कॉम, पास कर रहे हैं अपन डेस्कटॉप। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो जल्दी से बताएं। ऑल इज गुड? तो अगर मैं रन करूं, विल आई गेट एक्सपेक्टेड बिहेवियर? एक लैपटॉप, एक प्रोग्रामर लैपटॉप और दूसरा प्रोग्रामर डेस्कटॉप यूज करे?
कुछ एरर, क्या एरर आ रही है? एरर आ रही है हमारे सेट कॉम्प में। क्यों आ रही है? क्योंकि रिटर्न टाइप भूल गए। ओके, रिटर्न टाइप, परफेक्ट। ठीक है, नाउ नो एरर शुड बी देयर। अब रन कीजिए, जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा आउटपुट मिल जाना चाहिए। ये प्रोग्रामर 1 की डिटेल्स, लैपटॉप क्रिएट हुआ, लैपटॉप स्टार्ट हुआ, कोड राइटिंग स्टार्ट। प्रोग्रामर 2 की डिटेल्स, डेस्कटॉप क्रिएट हुआ, डेस्कटॉप स्टार्ट हुआ और कोड राइटिंग स्टार्ट। सही है? जल्दी फटाफट, सही है। चलूं आगे? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखें प्लीज, फटाफट। क्लियर। अब मुझे एक डाउट है। बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है जगमीत, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन तब करना चाहिए जब डिपेंडेंसीज कंपलसरी हो। सेटर तब करना चाहिए जब डिपेंडेंसीज ऑप्शनल हो। बस अभी मैं इतना ही बोलूंगा। इसकी डिटेल आपको दूंगा जब हम एक्चुअल में स्प्रिंग से ये डिपेंडेंसीज अचीव करवाएंगे। अभी शॉर्ट एंड स्वीट जवाब सुन लीजिए कि अगर आपको लग रहा है सर कोई फायदा है क्या सेटर का कंस्ट्रक्टर पे, तो जो कंपलसरी डिपेंडेंसीज हैं उन्हें करना चाहिए कंस्ट्रक्टर से। जो ऑप्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसे करना चाहिए वाया सेटर। हो सकता है मेरी बात अभी 100% समझ में ना आ रही हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्प्रिंग से डिपेंडेंसीज आने दीजिए, ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब मुझे एक डाउट है, मैं पूछूं? आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं है, मुझे एक डाउट है। ठीक है, और मैं अपना डाउट कोड दिखा के आपसे पूछता हूं। सपोज करिए, सपोज करिए मेरी प्रोग्रामर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी है और सेटर भी है। पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं है कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और सेटर दोनों? पॉसिबल है। सपोज करिए मेरी प्रोग्रामर क्लास के अंदर दोनों हैं। ठीक है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है और एक सेटर भी है। ठीक है, ये मेरी ड्राइवर क्लास है। सपोज करिए मेरी ड्राइवर क्लास में स्कैनर का तो कोई रोल नहीं है, फिर से हटा रहा हूं। मैंने एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और मैंने जो प्रोग्रामर है उस पे दोनों डिपेंडेंसीज फायर कर दी, कंस्ट्रक्टर वाली भी और सेटर वाली भी, लाइक दिस। ठीक है, LP1 और DP1। नाउ प्लीज लेट मी नो क्या होगा। जावा कंफ्यूज होगी, जावा एरर देगी, जावा एक्सेप्शन देगी, या जावा कोई पर्टिकुलर डिपेंडेंसी हैंडल कर लेगी? फटाफट जवाब दीजिए। P1 डॉट राइट कोड जब चलेगा, अल्टीमेट रिजल्ट या बिहेवियर आउटपुट क्या आएगा? एरर आएगी, एक्सेप्शन आएगी, कुछ और अजीब सा आउटपुट आएगा? डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट होगा स्टोर, वेरी गुड। सेटर वाली चल जाएगी, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब प्रोग्रामर क्या यूज करके कोड लिखेगा? डेस्कटॉप के लैपटॉप? डेस्कटॉप। जब प्रोग्रामर बना होगा तब उसको लैपटॉप की डिपेंडेंसी मिली होगी। बट जब आपने अगला स्टेटमेंट चलाया P1 डॉट सेट कॉम, तो क्या डेस्कटॉप ने लैपटॉप को ओवरराइड कर दिया होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है। आप सोचो, छोटा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर मैं जावा से कहता हूं इंट x इक्वल टू 10, तो x के बनते वक्त मैंने उसमें 10 डाला है, यस और नो? है ना? इसके बाद अगर मैं x में 20 डाल दूं, तो क्या 20 10 को रिप्लेस कर देगा? यस, इसलिए ध्यान से सुनना। सेटर इंजेक्शंस हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को क्या कर देते हैं? सेटर इंजेक्शन हमेशा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। अगर आपने कुछ सेटर इंजेक्शन से सेट करा होगा और वही सेम चीज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से भी भेजी होगी, तो सेटर वाला जीत जाएगा, कंस्ट्रक्टर वाला हार जाएगा। गॉट इट? तो अल्टीमेटली आपका प्रोग्रामर आपको डेस्कटॉप यूज करता हुआ दिखेगा। राइट, चेक करिए। फाइनली आपको मिल रहा है डेस्कटॉप स्टार्टेड, लैपटॉप कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना डेस्कटॉप स्टार्टेड क्यों आया और लैपटॉप स्टार्टेड क्यों नहीं आया? क्योंकि जो डिपेंडेंसी फाइनली पहुंची वो डेस्कटॉप की पहुंची, तो डेस्कटॉप स्टार्ट हुआ, लैपटॉप नहीं हुआ। अच्छा, और अगर मैं लाइन नंबर 14 को लाइन नंबर 13 के पहले लिख दूं तो? लाइन नंबर 14 को लाइन नंबर 13 के पहले लिख दूं, पहले सेटर चला दूं फिर कंस्ट्रक्टर चला दूं तो? वेरी गुड, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मेथड कैसे कॉल हो जाएगा?
किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ में जो पहला मेथड कॉल होगा वो हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होगा। क्लियर? गुड। चलिए लौटते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दो आपने इंजेक्शन पढ़ लिए, सेटर पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया। अब आपका टास्क है, जो मैंने स्टूडेंट वाला बस कार और बाइक वाला एग्जाम्पल करा था, उसे आप सेटर से ट्राई करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा? बहुत इजी है ना? चलिए अब आते हैं अपन तीसरे फील्ड इंजेक्शन के तरीके पे, तीसरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के तरीके पे, और वो है फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्राइवर में बैठकर डायरेक्ट अपनी टारगेट क्लास के अंदर डिपेंडेंसीज पहुंचा दें। ड्राइवर में बैठकर अपने टारगेट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस करके उनके अंदर डिपेंडेंसीज पहुंचा दें। मतलब क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, इमेजिन करिए मेरे पास एक क्लास है जावा में जिसका नाम है, सपोज करिए नम, है ना? नम क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट मोड के अंदर एक इंटीजर रखा है ए। आज तक जावा में यही पढ़ा है ना कि जो प्राइवेट चीजें होती हैं वो अपनी क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होती हैं, यही पढ़ा है ना? लेकिन अगर आप चाहें इस प्राइवेट डेटा को भी आप मेन मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, और ये करने के लिए आप जावा की एक टेक्निक यूज करते हैं, जिस टेक्निक का जावा की टीम ने नाम रखा है रिफ्लेक्शन। क्या नाम रखा है? टाइप इन द चैट विंडो प्लीज। रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन वो मैकेनिज्म है जो क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने की आपको परमिशन दे देता है। बट जावा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि आपको यह तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऊप्स के बेसिक्स याद करें तो क्या ये ऊप्स के किसी प्रिंसिपल का वॉयलेशन है? यस, दिस इज स्ट्रॉन्ग वॉयलेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। इसलिए मैं फील्ड इंजेक्शन ना आपको सिखा रहा हूं ना आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको कोड दिखा रहा हूं। उस कोड को भी हम ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग की टीम खुद कहती है कि इस फील्ड इंजेक्शन से आप जितना हो सके उतना बचें। फील्ड इंजेक्शन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक तो फील्ड इंजेक्शन आपके कोड को स्लो कर देता है, दूसरा फील्ड इंजेक्शन आपके कोड को इनसिक्योर भी कर देगा, क्योंकि आप प्राइवेट चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेथड। फिर भी अगर आपको लग रहा है सर कोड दिखता कैसा है, तो देखिए कोड दिखता कैसा है। अगर आप फील्ड इंजेक्शन यूज करते हैं, एज आई सेड आपको यूज करना चाहिए रिफ्लेक्शन, बट जावा इसको रिकमेंड नहीं करती है, क्योंकि एक तो ये एनकैप्सुलेशन को वायलेट करता है, ये स्लो हो जाता है। हालांकि कोड कुछ ऐसा होगा, ये तो वही कोड है जो आपने लिखा हुआ है, नया आपको दिखेगा इनसाइड मेन। तो अगर आप देखेंगे तो जावा के पास एक क्लास नाम की क्लास है, इसके थ्रू हम लोग रिफ्लेक्शन अचीव करके, यहां देखिए आपको दिख रहा होगा, ये हो रहा है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्या इंजेक्ट कर रहे हैं हम लोग? हम लोग लैपटॉप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके ऑब्जेक्ट में? प्रोग्रामर के ऑब्जेक्ट में। ये प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट पास करा हुआ है, अब इस कोड समझा बिल्कुल नहीं रहा हूं, सो डोंट गेट कंफ्यूज सर, समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, समझना ही नहीं है। ठीक है, आज से अगर 4-5 साल पहले अपन स्प्रिंग पढ़ते तो मैं जरूर आपको ये समझाता, लेकिन जब से स्प्रिंग 4 आया, अभी कौन सा चल रहा है स्प्रिंग का वर्जन? स्प्रिंग 6। जब से स्प्रिंग 4 आया है, स्प्रिंग ने इस तरीके को हटा दिया है। और इसका सबूत क्या है कि स्प्रिंग ने इसको हटा दिया है? इसके सबूत के लिए आपको हमेशा स्प्रिंग में कभी भी डाउट हो, किसके पास जाइए? स्प्रिंग डॉक्स के पास जाइए, लिखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग। ठीक है, किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, ये सब प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, अपन चलते हैं स्प्रिंग की वेबसाइट पे। ये स्प्रिंग की वेबसाइट है, और देखिए उन्होंने डिपेंडेंसी के सिर्फ दो तरीके रिकमेंड करें हैं। वन इज कंस्ट्रक्टर बेस्ड, देखिए लिखा हुआ है, आई होप एवरीवन कैन रीड दिस लाइन, राइट? डीआई एग्जिस्ट इन टू मेजर वेरिएंट्स, कंस्ट्रक्टर बेस्ड एंड सेटर बेस्ड। लेकिन अगर यही डॉक मैं आपको आज से 3-4 साल पहले पढ़ा रहा होता, स्प्रिंग 4 से पहले, तो यहां एक तीसरा नाम भी आपको दिखता, विच इज कॉल्ड फील्ड इंजेक्शन। बट अब स्प्रिंग ने उसको विड्रॉ कर लिया है। क्लियर? इसलिए इस टॉपिक को हम अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ये आगे यूज होगा, तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। अभी के लिए लेट्स रिमूव दिस। ठीक, अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे। यहां से शुरू होता है अब आपका स्प्रिंग। तो ये बताइए, पिछले 3 लेक्चर से
जो आप डीआई कर रहे हैं या जो आप डीआई समझ रहे हैं, वो डीआई आपने करा या डीआई स्प्रिंग ने करा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हम डीआई कर रहे थे कि स्प्रिंग कर रहा था? तो जवाब है हम कर रहे थे। लैपटॉप का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा था? प्रोग्रामर बना रहा था। डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा था? प्रोग्रामर बना रहा था। प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट कौन बना रहा था? प्रोग्रामर बना रहा था। भले ही आप बना रहे थे मेन क्लास के अंदर, पर ऑब्जेक्ट तो आप ही बना रहे थे, बना रहे थे ना। बट हम इसलिए थोड़ी स्प्रिंग पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमें बनाने पड़े। ये तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे कि जावा में डीआई करते तो कैसे करते। अब अगर आपको लगता है कि आपको डीआई स्प्रिंग से करवाना है, तो स्प्रिंग आपकी भरपूर हेल्प करता है टू इंप्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ताकि आपको वो सब न्यू 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 लिखने की टेंशन ना लेनी पड़े। गॉट इट? स्प्रिंग भी आपके लिए डीआई परफॉर्म कर देता है। और स्प्रिंग कोर यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ही है कि मुझे स्प्रिंग से डीआई करवाना है। स्प्रिंग बूट तो मुझे बहुत सारे फायदे देता है, लेकिन स्प्रिंग कोर मुझे जो सबसे बड़ा फायदा देता है वो यही देता है कि वो मेरे लिए परफॉर्म करेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। राइट? बट एक क्वेश्चन, मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं, इस बार मैं आप लोगों से इसका जवाब चाहूंगा। आंसर दीजिए। हम क्यों चाहेंगे कि स्प्रिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बनाकर डीआई करे, जबकि हम खुद भी ऑब्जेक्ट बनाकर डीआई कर सकते हैं? जगमीत, आपका क्या कहना है? ग्रेट, बिल्कुल सही। हम खुद ऑब्जेक्ट बनाना तब तक फीजिबल मान सकते हैं जब तक कम ऑब्जेक्ट्स हों। जब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्या उसके अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, ढेर सारी डिपेंडेंसीज आ सकती हैं? 100% आ सकती हैं। अब आप सोचो, अगर एज अ डेवलपर मैं इन सारी हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस की ऑब्जेक्ट क्रिएशन करूं, तो क्या चांसेस हैं मेरे से कुछ ऑब्जेक्ट मिस हो जाएं? जल्दी फटाफट, क्या चांसेस हैं मुझसे कुछ ऑब्जेक्ट मिस हो जाएं? तो उनके रेफरेंस में क्या पड़ा रहेगा? नल पड़ा रहेगा। और अगर उनके रेफरेंस में नल पड़ा रहा, तो प्रोग्राम नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है? 100% थ्रो कर सकता है। तो एज अ डेवलपर मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं एक एक जगह न्यू लिखता रहूं। तो स्प्रिंग कहता है भाई तू अपने कोड पे फोकस कर। तुम्हारा मेन काम है कोड डिजाइन करना। तुम्हारा मेन काम डिपेंडेंसी मैनेज करना नहीं है। वो डिपेंडेंसी तुम मुझे मैनेज करने को दे दो। बस मुझे एक चीज बता देना। जल्दी बताइए वो कौन सी चीज है? मैंने आपको डे 2 पे समझाई थी। स्प्रिंग कहता है ऑब्जेक्ट तो बना दूंगा, पर मुझे एक चीज बता देना। और वो एक चीज है, एनीवन रिमेंबर्स? कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग कहता है मुझे कॉन्फ़िगरेशन बता देना। अगर तुम मुझे प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन बता दोगे, याद है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या था? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब था कि मेरे पास अगर खूब सारी क्लासेस है, तो कौन सी क्लास के कौन सी डिपेंडेंसी को स्प्रिंग मैनेज करे, ये मुझे स्प्रिंग को बताना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को ये इन्फॉर्म करना कि तुम लैपटॉप का भी ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम डेस्कटॉप का भी बनाओ, तुम प्रोग्रामर का भी बनाओ, इसको बोलते हैं स्प्रिंग को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब बात करते हैं स्प्रिंग डीआई करता कैसे है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम स्प्रिंग से डीआई करवाएंगे, बट स्प्रिंग डीआई करता कैसे है? तो स्प्रिंग डीआई करता है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को यूज करके, जिसका नाम आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। जरा टाइप कर दी तो चैट विंडो में, स्प्रिंग डीआई करने के लिए क्या यूज करता है? वेरी गुड, स्प्रिंग डीआई करने के लिए यूज करता है आईओसी कंटेनर। राइट? अब इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं व्हाट इज आईओसी कंटेनर, बहुत जरूरी है कि अपन समझें व्हाट इज आईओसी। जब तक हमें आईओसी समझ में नहीं आएगा, तब तक यही समझ में नहीं आएगा आईओसी कंटेनर क्या होता है। आईओसी का जहां तक फुल फॉर्म है, इट स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और अगर आपने इस बैच का फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो, तो मैंने आपको इसका मतलब भी समझाया था। मैंने कहा था इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है हमारे प्रोग्राम के कुछ हिस्से, हमारे प्रोग्राम के कुछ पार्ट्स फ्रेमवर्क मैनेज करेगा। फ्रेमवर्क हमारे कोड को कॉल करेगा, फ्रेमवर्क हमारे लिए चीजें क्रिएट करेगा। और अगर हमारे कोड का कुछ हिस्सा फ्रेमवर्क के कंट्रोल में आ जाए, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। आई रिपीट माई वर्ड्स, जैसे एमबीसी एक डिजाइन पैटर्न है, आई होप आपने एडवांस जावा में इसको सुना होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। जैसे डीआई अपने आप में एक डिजाइन पैटर्न है, ऐसे ही एक डिजाइन पैटर्न है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ये कहता है हर चीज प्रोग्रामर अपने हाथ में ना रखे। हर चीज प्रोग्रामर अपने हाथ में ना रखे। कुछ इजाजत, कुछ राइट्स
कुछ ड्यूटीज फ्रेमवर्क को भी परफॉर्म करने दे, और फ्रेमवर्क अगर आपके लिए कुछ काम करने लग जाए तो अपन मानते हैं दिस इज कॉल्ड इनवर्जन ऑफ कंट्रोल। बेसिक थ्योरी क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं आपको इसको दो एग्जांपल से समझाता हूं, दो रियल वर्ल्ड एनालॉजीज के साथ। ठीक है, इमेजिन करिए, एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वैसे तो ढेर काम है, रील देखना, इधर उधर घूमना, लेकिन टेक्निकली आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वेरी गुड, सीखना, अपने आप को अपस्किल करना। करेक्ट, सीखना और अपने आप को अपस्किल करना। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखना है। क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क आप सेल्फ सीख सकते हैं? खुद स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख सकते हैं बिना किसी से कोचिंग लिए? तो आपका जवाब है हाँ, सीख सकते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? क्यों, आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं ना। मना थोड़ी है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको स्प्रिंग पढ़ना है तो किसी से कोचिंग ही लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं चाहूं एज अ स्टूडेंट, मैं खुद स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीख सकता हूं ना। हाँ, डीप में कोई बात नहीं, वो अलग, वो सेकेंडरी इशू है। डीप में नहीं आएगा, समझ आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। बट आई कैन ट्राई ना, यस और नो। कोशिश तो कर सकता हूं ना मैं कि मैं फ्रेमवर्क पढूं। ठीक है, अब सपोज करिए मैं किसी कोचिंग में नहीं जाता हूं, मैं खुद स्प्रिंग सीखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, है ना। यूट्यूब पे 10-12 चैनल एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कौन किसका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में आएगा, कौन मेरे हिसाब से अच्छा पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले सबसे पहले मुझे 10 एक दिन तो लग जाएंगे उस चैनल को जीरो डाउन करने में, जो चैनल मेरे हिसाब से मेरी पेस पे मुझे स्प्रिंग पढ़ा दे। नंबर 2, सामने वाला बंदा तो सिर्फ पढ़ाएगा, पढ़ाने के अलावा अगर मुझे असाइनमेंट्स चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो यूट्यूब से हो जाएगा? शायद नहीं हो पाएगा। नॉट एवरी चैनल ओनर इज सो मच एक्टिव कि वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे, आपको तुरंत लाइव सेशंस दे और आपके डाउट सॉल्व करे। मतलब स्प्रिंग पढ़ने के अलावा नोट्स अरेंज करना, असाइनमेंट ढूंढना, अपने आप को और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देना, ये आप ही का काम होगा। जी, ये आपका ही काम होगा। मतलब मेन काम था स्प्रिंग पढ़ना, लेकिन स्प्रिंग पढ़ने के अलावा छुटपुट काम सारे आपको मैनेज करने पड़े। असाइनमेंट ढूंढो, प्रैक्टिस करो, कोई है तो नहीं गाइड करने वाला, और बाई चांस डाउट आ गया तो डाउट को भी सॉल्व खुद ही करते रहो। चैट जीपीटी से पूछो, स्टैक ओवरफ्लो से पूछो, खुद ही अपने लेवल पे आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। तो पढ़ना तो साइड हो जाएगा, बाकी कामों का लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। गॉट द पॉइंट, यस और नो? है ना। अब इमेजिन करिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ऐसा मिल जाए जो आपको स्प्रिंग पढ़ाने के लिए एक ट्रेनर अवेलेबल करा दे। गौर करिएगा, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा मिल जाए जो आपको स्प्रिंग पढ़ाने के लिए एक ट्रेनर अवेलेबल करा दे। तो अब आप मुझे बताइए, आपको नोट्स देना, आपको असाइनमेंट देना, आपके डाउट सॉल्व करना किसकी जिम्मेदारी? इतना टाइम लगा है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं होगी, ट्रेनर की जिम्मेदारी होगी। क्यों राज? इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है, ट्रेनर की जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ने तो ट्रेनर को रखा है ना अपनी तरफ से। ट्रेनर रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके डाउट सॉल्व करे, आपको असाइनमेंट्स दे, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे, और साथ में स्प्रिंग पढ़ाए। हाँ, स्प्रिंग पढ़ाना उसका मेन काम है, लेकिन बाकी काम भी वो करेगा। तो आप टोटली फोकस कर पाएंगे स्प्रिंग लर्निंग पे? समझ रहे हैं? आप समझिए, ये जो ट्रेनर है ना, ये जो ट्रेनर आपको मिल रहा है ना, यही है आईओसी कंटेनर। कौन है ये ट्रेनर? ये ट्रेनर है आईओसी कंटेनर। और इंस्टीट्यूट कौन है? इंस्टीट्यूट हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो इंस्टीट्यूट हो गया स्प्रिंग। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वो पार्ट जो आपके लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, डिपेंडेंसीज मैनेज करेगा, उस पार्ट का नाम है आईओसी कंटेनर। तो इसका मतलब क्या मैं ये मान लूं कि स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर इज ऑलमोस्ट सेम एज जेवीएम? बताओ। क्या जावा में जब आप न्यू लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल जेवीएम मैनेज करता है? करता है। जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तो ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से वाइप आउट जेवीएम करवाता है गार्बेज कलेक्टर से? करवाता है ना, गार्बेज कलेक्टर जेवीएम के अंडर में ही है ना। तो जो रोल एक नॉर्मल जावा ऑब्जेक्ट के लिए जेवीएम का है, वो रोल स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट्स के लिए किसका है? वो रोल स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट्स के लिए आईओसी कंटेनर का है।
गॉट इट। और आईओसी कंटेनर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? वो काम करता है आईओसी प्रिंसिपल पे। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, आपको पेंटिंग करनी है, तो एज अ मेन टास्क आपका है आप पेंटिंग करें। बट पेंटिंग करने के लिए ब्रश, कलर पैलेट, ये सब चीजें चाहिएगी, कैनवस वगैरह सब चाहिएगा। अब अगर आप ये सब अरेंज करने लग गए तो पेंटिंग तो गई साइड में, आप पहले सामान ही अरेंज करते रहेंगे। अगर आपके लिए कोई ये सारे इक्विपमेंट्स, ये सारे टूल अरेंज कर दे, तो क्या आप पेंटिंग पे फोकस कर पाएंगे? यस। तो वो जो आपके लिए सारे टूल्स अरेंज कर रहा है, या वो जो आपको स्प्रिंग पढ़ा रहा है और आपके सारे डाउट सॉल्व कर रहा है, वो ही अपने आप में कहलाएगा आईओसी कंटेनर। राइट। तो जो फ्रेमवर्क हो गया वो इंस्टीट्यूट हो गया, और इंस्टीट्यूट ने जिस बंदे को आपको हैंड ओवर कर दिया है कि आप इससे पढ़ो, वो आपके लिए बन गया एक टूल जो आपके लिए सारी डिपेंडेंसीज कर रहा है मैनेज। गॉट इट। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन प्रिंसिपल है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इंप्लीमेंट करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है आईओसी कंटेनर, और इसी आईओसी कंटेनर का दूसरा नाम होता है स्प्रिंग कंटेनर। है ना? तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। आईओसी क्या है? सॉफ्टवेयर है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या आईओसी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर का नाम है? नहीं। आईओसी अपने आप में एक डिजाइन पैटर्न है, कोड लिखने का एक स्टाइल है जो स्प्रिंग ने इंप्लीमेंट करा हुआ है। और आईओसी जिस सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप में बन जाता है आईओसी कंटेनर। सो आईओसी कंटेनर इज अ सॉफ्टवेयर जो आईओसी के पैटर्न को करता है फॉलो। गॉट इट। तो क्या स्प्रिंग आईओसी कंटेनर देता है? यस, स्प्रिंग बिल्कुल आपको आईओसी कंटेनर देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खाली स्प्रिंग ही नहीं है जो आईओसी को फॉलो करता है। आईओसी यानी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग के अलावा डॉटनेट में भी फॉलो होता है। आरओआर नाम सुना होगा? आर 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 नहीं, बॉलीवुड वाली मूवी, ROR सुना होगा नाम। ROR स्टैंड्स फॉर रूबी ऑन रेल्स। बैकएंड का एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क, आजकल तो खैर उतना पॉपुलर नहीं रह गया है, बट किसी टाइम पे बड़ा पॉपुलर था रूबी ऑन रेल्स। एंगुलर का नाम सुना है? किसका फ्रेमवर्क है? बैकएंड का, फ्रंट एंड का? फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। वेरी गुड। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लारावेल। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज गूगल गाइस। गाइस जूस नहीं, गूगल गाइस। ये सारे के सारे फ्रेमवर्क का एक ही काम है। व्हाट इज दैट? ये सब के सब इंप्लीमेंट करते हैं आईओसी का पैटर्न, और ये सब के सब हमें प्रोवाइड करते हैं आईओसी कंटेनर। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो जल्दी से पूछिए। इफ ऑल इज क्लियर, क्लियर लिख दीजिए। है ना? तो आप मुझे बताइए जल्दी से, स्प्रिंग आपको डीआई किसके थ्रू देगा? जल्दी बताइए, स्प्रिंग आपको डीआई किसके थ्रू देगा? स्प्रिंग आपको अगर डीआई करके देगा तो किसके थ्रू करके देगा डीआई? वेरी गुड, स्प्रिंग आपको डीआई करके देगा बाय मेकिंग यूज ऑफ आईओसी कंटेनर। गॉट इट। और इसको हम आईओसी कंटेनर भी बोलेंगे, हम इसको स्प्रिंग कंटेनर भी बोलेंगे, हम इसको स्प्रिंग आईओसी कंटेनर भी बोलेंगे, कई सारे नामों से इसको बुलाएंगे। और ये स्प्रिंग की हार्ट बीट है, स्प्रिंग की जान है। जैसे जावा की हार्ट बीट जेवीएम, यस और नो? है ना? बिल्कुल वैसे स्प्रिंग की हार्ट बीट है स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, या सिंपली स्प्रिंग कंटेनर। ठीक है? ये बिल्कुल वही काम करता है जो काम एक कोर जावा एप्लीकेशन के लिए जेवीएम करता है, वही काम आपके स्प्रिंग एप्लीकेशंस के लिए स्प्रिंग आईओसी कंटेनर करता है। अगर आपने एडवांस जावा पढ़ी है, कंटेनर का नाम सुना होगा। जैसे सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट्स को चलाने का जिम्मेदार है, बिल्कुल ऐसे आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करने का जिम्मेदार, आपको डीआई करके देने का जिम्मेदार स्प्रिंग आईओसी कंटेनर है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब एग्जैक्टली अगर कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यू में स्प्रिंग कंटेनर क्या क्या करता है, तो देखिए वो क्या क्या करता है आपके लिए। स्प्रिंग कंटेनर आपके लिए स्प्रिंग बीन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। ओके। स्प्रिंग कंटेनर आपके लिए इन ऑब्जेक्ट्स को कॉन्फ़िगर करता है। कॉन्फ़िगर मतलब इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करना, इनको कुछ आईडी वगैरह अलॉट करना, वो होता है कॉन्फ़िगर करना। ये सब आप करेंगे, है ना? ये आपके लिए स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज भी करता है। यही आपके लिए इन ऑब्जेक्ट्स की लाइफ साइकिल मैनेज करता है। इनिशियलाइज मतलब डीआई मैनेज करना। यही आपके स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। यानी आपके स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट की कंप्लीट लाइफ साइकिल, पूरा जीवन चक्र किसके हाथ में है? वेरी गुड, स्प्रिंग कंटेनर के हाथ में। अब आपने एक चीज नोटिस की इस स्लाइड में,
इस स्लाइड में एक चीज नोटिस की, नहीं की तो मैं करवाता हूं। बार बार एक वर्ड आ रहा है, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन, स्प्रिंग बीन। ये क्या होना है? अगर आपने पिछले 2 लेक्चर मिस ना करे हो, तो हमने तो पढ़ा था एक पोजो क्लास होती है, पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था बीन क्लास होती है। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है। और एक तीसरी क्या पढ़ी थी हमने? तीसरी हमने पढ़ी थी कंपोनेंट क्लास। तब तो ये नाम ही नहीं आया था डिस्कशन में, स्प्रिंग बीन। तो इससे पहले कि अब मैं आपको आईओसी कंटेनर पढ़ाऊं, एक 5 मिनट का डिस्कशन करते हैं यार, ये स्प्रिंग बीन क्या होता है। मैंने बीन सुना है, व्हाट इज द स्प्रिंग बीन, है ना? समझिए ध्यान से। स्प्रिंग बीन कुछ नहीं है। अगर आपने जावा में कोई स्प्रिंग में, एग्जैक्टली बोलूं तो, अगर आपने स्प्रिंग में कोई क्लास बनाई है और आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी स्प्रिंग को दे दी है, तो वो ऑब्जेक्ट जब स्प्रिंग द्वारा बनाया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा स्प्रिंग बीन। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय स्प्रिंग, दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स स्प्रिंग बीन। सिंपल, ये याद रखिएगा। पूरे कोर्स के दौरान बार बार ये वर्ड आपके सामने आएगा। आप सब भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट पोजो, फॉरगेट अबाउट बीन। अब आपको जो नया वर्ड याद रखना है, दैट इज स्प्रिंग बीन। सो व्हाट इज अ स्प्रिंग बीन? इट इज अ सिंपल जावा क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल मैनेज करना प्रोग्रामर नहीं करता, जेवीएम भी नहीं करता, जावा भी नहीं करती। कौन करता है? स्प्रिंग आईओसी कंटेनर करता है। इट इज हैंडल्ड बाय स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। इस डायग्राम को देखिए, आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आएगी। गेस करिए, ऑर्डर सर्विस कौन है? क्या लग रहा है? ऑर्डर सर्विस जिस तरह से नाम लिखा गया है, और क्या है? क्लास है, राइट? प्रोडक्ट सर्विस कौन है? ये भी एक क्लास है। कस्टमर सर्विस कौन है? ये भी एक क्लास है। मतलब ये कुछ ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसा लग रहा है। ऑर्डर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, कस्टमर सर्विस। अगर इन सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट किसको बोला जाए बनाने को? किसको बोला जाए बनाने को? जी स्प्रिंग कंटेनर को बोला जाए। तो ये सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट जब स्प्रिंग कंटेनर बनाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे स्प्रिंग बीन। ये सब के सब बन जाएंगे स्प्रिंग बीन। और ऐसा नहीं है कि वो बना के अपने पास रख लेगा, वो बनाकर किसको हैंड ओवर कर देगा? बनाकर किसको दे देगा? आपको दे देगा। बोलेगा लो यूज करो, ये रहा तुम्हारा डिपेंडेंसी, ये रहा तुम्हारा डीआई, करो तुम अपने प्रोग्राम के अंदर इस टारगेट और डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को यूज। टारगेट ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट भी बनाएगा, दोनों बनाकर आपको देगा, और ये दोनों के दोनों बन जाएंगे स्प्रिंग बीन। आया समझ? वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या प्रोडक्ट ऑर्डर को प्रोडक्ट की जरूरत है? बताओ, दिमाग लगाओ। क्या ऑर्डर प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है? अगर ऑर्डर होगा तो प्रोडक्ट का ही होगा, होगा ना? इसका मतलब अगर ऑर्डर को प्रोडक्ट की जरूरत है तो इनके बीच में डिपेंडेंसी हो गई, हो गई। अब आपके लिए डिपेंडेंसी कौन मैनेज करेगा? आपके लिए डिपेंडेंसी मैनेज करेगा स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। अच्छा, कस्टमर है तो ऑर्डर होगा, कस्टमर है तो ऑर्डर होगा, होगा ना? तो कस्टमर टारगेट और ऑर्डर डिपेंडेंट हो गया। तो ये डिपेंडेंसी भी आप मैनेज करा सकते हो स्प्रिंग से। आई होप मेरी बात समझ आ रही है इतने सारे एग्जांपल्स देखकर। क्लियर? अब आखिरी पार्ट आज का, कि सर पोजो, बीन और स्प्रिंग बीन में क्या डिफरेंस है। तो गौर से सुनिए क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छा लगेगा आपको स्प्रिंग बीन के बारे में पढ़ के। वो सारे कंफ्यूजन, सारे रेस्ट्रिक्शन खत्म। याद करिए, क्या पोजो एक सिंपल जावा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर किसी भी तरह का फील्ड, किसी भी तरह का मेथड आप रख सकते हैं, यस और नो, है ना? जो जावा बीन होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। कंस्ट्रक्टर होना चाहिए नॉन पैरामीटराइज, सेटर गेटर होने चाहिए, सारा डेटा प्राइवेट होना चाहिए, है ना? लेकिन जो स्प्रिंग बीन होता है ना, वो बहुत ही सिंपल क्लास होती है, बहुत ही सिंपल। स्प्रिंग बीन के लिए स्प्रिंग ने कोई रूल ही नहीं निकाला है, ठीक है, सिवाय एक रूल के, कि आप कोशिश करिए आप अपनी क्लास में एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दें। अगर पैरामीटराइज देंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब स्प्रिंग बीन सबसे रिलैक्स क्लास है जावा में, जिसपे कोई स्पेशल रूल नहीं है, किसी खास इंटरफेस को इनहेरिट नहीं करना, किसी खास मेथड को ओवरराइड नहीं करना। कोई भी नॉर्मल जावा क्लास जिसका आपको लग रहा है आपको ऑब्जेक्ट बनवाना है स्प्रिंग से, वो बन सकती है स्प्रिंग बीन। देन पोजो के लिए कोई खास रूल्स नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते हैं। क्या जावा बीन के लिए खास रूल होते हैं? हाँ या ना? बहुत सारे होते हैं, कम थोड़ी होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं। डेटा मेंबर प्राइवेट रखो, सेटर गेटर रखो, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर रखो। स्प्रिंग बीन के लिए पढ़िए, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं। बस वो स्प्रिंग बीन तभी कहलाएगा
जब उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? वेरी गुड, जब उसका मैनेजमेंट स्प्रिंग आईओसी कंटेनर कर रहा है। ठीक है, अब पोजो बनाने की जिम्मेदारी किसकी? जल्दी क्विक, पोजो बनाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। आप बनाएंगे पोजो, स्प्रिंग नहीं बनाएगा। जावा बीन भी आप बनाएंगे, लेकिन स्प्रिंग बीन स्प्रिंग कंटेनर बनाएगा। इनफैक्ट उल्टा बोलिए, जब स्प्रिंग कंटेनर किसी पोजो या जावा बीन का ऑब्जेक्ट बना देगा, तो वो पोजो या जावा बीन क्या बन जाएंगे? जब स्प्रिंग कंटेनर किसी पोजो या जावा बीन का ऑब्जेक्ट बना देगा, तो वो पोजो या जावा बीन क्या बन जाएंगे? ग्रेट, वो पोजो या जावा बीन बन जाएंगे स्प्रिंग बीन। हुआ क्लियर? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? वेरी गुड। तो ये था आपके लिए आईओसी कंटेनर का इंट्रोडक्शन। अब अगले लेक्चर में आपको मिलवाऊंगा स्प्रिंग हमें कितने आईओसी कंटेनर देता है, कौन पुराना है कौन नया है, और हम पहली बार स्प्रिंग आईओसी कंटेनर को अपने प्रोग्राम में यूज करना सीखेंगे। कैसे हम स्प्रिंग कोर से या स्प्रिंग आईओसी कंटेनर से अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स का कराते हैं इंस्टेंसिएशन। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे सेम टाइम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड सारी शेयर कर दूंगा मैं। प्रीवियस स्लाइड शेयर हो गई है, ये स्लाइड नंबर 4 चल रही है, 1 2 3 तक शेयर हो गई है। तो स्लाइड 4 आज कर दूंगा मैं, और जो कोड्स हुए हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।